जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। एचटेट, ठीक है, हरियाणा टेट का फिजिकल एजुकेशन का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एचटेट वालों की डिमांड आ रही थी सर एचटेट से रिलेटेड भी, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। ठीक है, तो 2020 में पूछा हुआ सवाल है सेट ए, ठीक है, इसका सेट ए लगा रहे हैं हम। 91 से लेकर 150 क्वेश्चंस होंगे और इनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो भी साथी हमारे इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, दे दीजिए। ओके, दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्लियर विजिबल है? चलो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फ होते हैं। देखो, एक अच्छा आइडिया आपको लगेगा, सिर्फ एचटेट ही नहीं, एचटेट के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, लगभग फिजिकल एजुकेशन के मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको मिलते जुलते टॉपिक दिखेंगे, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दरवाज़ा सही से क्लोज करो। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फ होते हैं। एज पर शेल्डन्स व्यू, एक्टोमॉर्फ्स आर बल्की एंड स्टॉकी, थिन एंड स्लेंडर फ्रेम, मस्कुलर एंड वी शेप बॉडी और एक्टिव एंड अट्रैक्टिव। यानी कि मोटे और भरे हुए शरीर वाले, पतले और कमजोर, पेशी युक्त या वी संरचना वाले, या सक्रिय और आकर्षक। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों? क्या होगा? तो शेल्डन के अनुसार अगर हम एक्टोमॉर्फ्स की बात करें तो पतले और कमज़ोर माने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। थिन एंड स्लेंडर फ्रेम के एक्टोमॉर्फिक होते हैं। कैसे? एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। इसके बाद इसमें एक मीजोमॉर्फिक भी होते हैं। ठीक है, और एंडोमॉर्फिक, एक्टो, एंडो। ठीक है, तीसरा क्या है कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट भी आपका। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 92? तो 92 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? कौन से कौशल का संयोजन प्रशिक्षण के नकारात्मक हस्तांतरण को दर्शाता है? यानी कि which common combination of skills reflects the negative transfer of training? इन ऑप्शन में से अलग अलग गेम की स्किल्स दे रखी हैं आपको, उसमें से अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, दो अलग अलग गेमों को, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं होगी। ऑप्शंस आपके हैं, अगर हॉकी और फुटबॉल के कौशल को मिला दिया जाए तो कैसी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होगी? बैडमिंटन और टेनिस के कौशलों को, स्क्वैश और टेनिस के कौशलों को, या फिर जूडो और ताइक्वांडो के कौशलों को। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, यानी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। क्या होगा सही जवाब? क्या पूछा है? नेगेटिव हस्तांतरण, यानी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग को जो दर्शाए, किसको दर्शाए? नेगेटिव। अब यहाँ आप देखो, जूडो और ताइक्वांडो का जो कौशल होता है, इन दोनों की स्किल्स को आपस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये कैसी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग दर्शाएगी? पॉजिटिव। स्क्वैश और टेनिस का भी हम यूज करेंगे तो इसमें भी पॉजिटिव दिखेगी। बैडमिंटन और टेनिस कुछ हद तक मैच कर जाएगी, पॉजिटिव ही देगी, लेकिन हॉकी और फुटबॉल का कहां से मैच होगा आप बताओ? ठीक है, फुटबॉल की पूरी स्किल जो होती है वो आपकी पैरों पे से बेस्ड होती हैं, और हॉकी की पूरी स्किल्स जो होती है स्टिक के साथ हाथों से बेस्ड होती है। तो कैसे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा? हम हॉकी की हाथ से जो ड्रिबलिंग होती है, क्या उस स्किल को हम फुटबॉल में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आयोग ने ऑप्शन 2 दे रखा है यहाँ पर, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 93, 93वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? फ्लैश तो नहीं पड़ रहा? सही है, क्लियर है। चलो, 93rd क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह वैधानिक निकाय
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन में, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना साथियों जो घूम फिर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वह वैधानिक निकाय जो शारीरिक शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियंत्रित करता है, यानी 10 statutory body which regulates the physical education teachers training program। फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को इसमें से रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? NCERT करता है, NCTE करता है, ठीक है, NAC करता है, या फिर UGC करता है। ये शॉर्ट फॉर्म है आपकी। चलो बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन करता है? यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा सेटअप होता है वो कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है भैया? NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इनके सारों के फुल फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको नोट कर लेने। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, अभी एस्टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, बहुत ही बेनिफिट करेगा एस्टेट वालों को भी, BPSC वालों को भी, UP TGT PGT LT ग्रेड सभी के एग्जाम्स वालों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 94, 94वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? 94, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? हो चुके हैं, आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, पेपर पहले आया था, इस वजह से 2020 का पेपर इसलिए जाएंगे लिखा, बट हो चुके 2024 को ओलंपिक हो गया ना। 2024 के जो समर ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ होस्ट किए गए? टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? बताओ, बीजिंग कहाँ पर है? चाइना। बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ आयोजित किए गए? अब की 2024 के ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित हुए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 94। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 95 आराम से करेंगे कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 95, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रिल का अर्थ शरीर की गतिविधियों को दोहराने की निम्न प्रक्रिया के माध्यम से अनुशासित करना है। ड्रिल क्या? ड्रिल मतलब क्या हो गया? मार्च पास्ट, कदम ताल, ठीक है, जिसमें सावधान विश्राम, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं वो ड्रिल में आ जाती है। ठीक है, तो ड्रिल इज मीन टू डिसिप्लिन बॉडी मूवमेंट थ्रू रेपिटिशियस प्रोसेस ऑफ। ठीक है, क्या होगा? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, व्यक्तिगत समूह अंतःक्रिया, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, या फिर क्लासिकल अनुकूलन यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग, इंडिविजुअल इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, या क्लासिकल कंडीशनिंग। किसमें आती है ड्रिल? बताओ। ड्रिल इज मीन डिसिप्लिन बॉडी मूवमेंट थ्रू रेपिटिशियस प्रोसेस। किसको निम्न प्रक्रिया किसके माध्यम से अनुशासित करता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध के माध्यम से। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट श्रेणी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? 2019 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसके लिए? स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए किसको दिया गया? गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन को, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को, रायलसीमा विकास ट्रस्ट को, या फिर ईशा आउटरीच फाउंडेशन को। ये कॉरपोरेट घराने का पुरस्कार है। बताओ 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? किसको दिया गया? गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को। किसको दिया गया? गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को 2019 में स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कैटेगरी के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? 96 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ
एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 97 ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 97, गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? गोनियोमीटर मेजर्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी या स्ट्रेंथ, यानी कि लचीलापन, गति, शक्ति या चपलता। चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। गोनियोमीटर से हम क्या मापते हैं? क्या मापते हैं? रेंज ऑफ मोशन ऑन योर जॉइंट्स। कुछ बात पल्ले पड़ी? कुल मिला के ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मापने का काम करता है। ऑप्शन 1, आपके जोड़ों के बीच का रेंज ऑफ मोशन कितना होगा, यानी कितनी खुल सकती हैं वो जोड़, कितनी फ्लेक्सिबल हैं, उसको मापने का काम कौन करता है? गोनियोमीटर करता है। डायनामोमीटर अगर आपसे पूछ लेता तो स्ट्रेंथ मापने का काम कौन करता है भैया? डायनामोमीटर करता है, डायनामोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एजिलिटी, चपलता हम किससे माप सकते हैं? शटल रन से माप सकते हैं। किससे? शटल रन से माप सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपसे पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 98वां क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है साथियों, शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी फिजिकल एजुकेशन को हम एक्सप्लेन करें तो उसके एक्सप्लेनेशन के एवज में इसमें कौन सी चीज़ गलत है वो पहचाननी है। ठीक है, इट कैन डेवलप रीजनिंग, इट कैन डेवलप नॉलेज, इट इज़ वन वे प्रोसेस, स्टूडेंट बिकम पैसिव, यानी कि ये तार्किक क्षमता विकसित कर सकता है फिजिकल एजुकेशन, ज्ञान विकसित कर सकता है, एक तरफा प्रक्रिया हो जाती है, या छात्र सक्रिय नहीं रह पाते। बताओ कौन सा इसमें से गलत ऑप्शन होगा? 98 बताओ। शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि, शारीरिक शिक्षा में जो एक्सप्लेनेशन मेथड होता है उसमें तार्किक क्षमता विकसित कर सकने की क्षमता नहीं होती है साथियों। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन मेथड से आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही। एक तरफा प्रक्रिया, भाई मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, आप तो कुछ नहीं बोल रहे ना, तो एक तरफा ही तो हो रहा है। मैं अपना व्याख्यान मारते चला जा रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन फलाना, फिजिकल एजुकेशन ढमकाना, सुनील रोशन बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, तो तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो एक तरफा प्रेजेंटेशन हो गया। फिर छात्र सक्रिय नहीं रह पाते। मैं एक तरफा अपनी बात तुमसे बोलता चला जाऊँ, तुमसे इंटरेक्शन ना करूँ तो क्या होगा? बोर हो जाओगे, धीरे धीरे पढ़ने में मन, उस लेक्चर में मन नहीं लगेगा। ठीक है तो ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ऑप्शन 1 इज गलत वाला ही हमें पकड़ना था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद हम बात करेंगे किसकी? 99 की। 99वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, महिला एथलीटों में होने वाली स्वास्थ्य चिंताएं क्या हैं? व्हाट आर द हेल्थ कंसर्न्स फॉर द फीमेल एथलीट्स? ऑस्टियोपोरोसिस, हाई वेट लॉस, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑस्टियोपोरोसिस किस चीज़ की बीमारी है? काहे का रोग है? काहे का रोग है? हड्डी का रोग है। हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? छेद हो जाते हैं, उसमें खोखली हो जाती है अंदर से। ठीक है, तब बताओ जो महिला एथलीट होती है यानी महिला खिलाड़ी होती है, उनमें आमतौर पे क्या देखा जाता है? कौन सी चिंताएं ज़्यादा होती हैं? बताओ 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। ठीक है, उच्च वजन, उनका वेट लॉस भी हो सकता है, अनियमित मासिक धर्म यानी पीरियड का जो चक्र होता है वो भी गड़बड़ हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, यानी कि सभी के सभी विकल्प क्या हैं? सही है। ऑप्शन 9 इज द करेक्ट, सॉरी 99 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर होती चीज? दांत मत दिखाओ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काम आने वाली। अगला 100 क्वेश्चन। ठीक है, हृदय वाहिका सहनशीलता मापन हेतु सर्वोपयुक्त परीक्षण कौन है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, विच वन इज मोस्ट सीटेबल टेस्ट टू मेजर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को मापने के लिए, आपकी जो हृदय की क्षमता होती है उसको मापने के लिए
इसमें से सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है? 4x10 शटल रन, बेंट नी सिटअप्स, कूपर्स 12 मिनट RW टेस्ट या स्ट्रेट नी सेटअप्स? चलो बताओ। कूपर्स मतलब कूपर की 12 मिनट की दौड़ और चाल का टेस्ट। ठीक है, चलो बताओ 100वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? तो आपको अगर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस नापना तो सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा? कूपर का टेस्ट होता है, जिसमें 12 मिनट तक आप चल सकते हो और रनिंग भी करोगे और चलोगे भी। उसमें रनिंग भी करना होता है, रुकना नहीं होता। रनिंग करोगे, रनिंग खत्म तो फिर चलते रहोगे। तो इससे आपकी हृदय की क्षमता मापने का सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है कौन सा? कूपर्स की 12 मिनट रन वॉक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सी दांव पेच योग्यता नहीं? दांव पेच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्टिकल एबिलिटी? दांव पेच वाली, दिमाग लगाकर कौन सी योग्यता नहीं? विशेष अधिगम योग्यता, विशेष बौद्धिक योग्यता, विशेष संकल्पित योग्यता या विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता? बताओ। स्पेशल परसेप्चुअल एबिलिटी, स्पेशल वॉलिशनल एबिलिटी, स्पेशल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या फिर स्पेशल लर्निंग एबिलिटी? बताओ। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई साहब, आपकी जो स्पेशल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी वो आपकी दांव पेच योग्यता में नहीं आती। ऑप्शन जो विशेष बौद्धिक योग्यता होगी। ठीक है, चलो 102 क्वेश्चन पे चले। शारीरिक व्यायाम, क्वेश्चन नंबर 102, शारीरिक व्यायाम में कौन सा जैविकी तंत्र न्यून रूप से कार्यरत रहता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेम द ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक पार्ट इन फिजिकल एक्सरसाइजेस। वो कौन सा ऑर्गेनिक सिस्टम है जो फिजिकल एक्सरसाइज का एक हार्डली पार्ट होता है? ठीक है, एकदम वो रहता ही रहता है। बताओ आपका कौन सा तंत्र है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम? जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो मौजूद होगा ही होगा, चाहे इतना सा ही हो, लेकिन होगा। बताओ 102वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? आपका पाचन तंत्र। ठीक है, इसका ओके, क्लियर इतनी चीज? चलो अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पाइथियन उत्सव कहाँ आयोजित होता था? पाइथियन जो गेम्स थे या फेस्टिवल था वो कहाँ होते थे? ओलंपिया में, आर्गलिस में, डेल्फी में या कोरिंथ में? पानी किसका है ये? झूठा तो नहीं किया? ला दे बताइए फटाफट, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका 103 का? बताओ भाई, कमेंट में सभी के आंसर आने चाहिए। कहाँ होते थे? डेल्फी में होते थे। कहाँ होते थे भैया? डेल्फी में होते थे। कहाँ होते थे? डेल्फी में। पाइथियन गेम्स जो होते थे कहाँ होते थे? डेल्फी में होते थे। ठीक है, प्राचीन काल में जो 4 मेन गेम्स थे कौन कौन से? एक पाइथियन गेम्स था, ठीक है, एक कौन सा था? नीमियन गेम्स थे, और बताओ ओलंपिक गेम्स थे, और एक इस्थमियन गेम्स थे, इस्थेमियन गेम्स थे। इन चारों को नोट कर लो, किस देवता के सम्मान में मनाए जाते हैं, इनका आयोजन कहाँ कहाँ होता था, उनके देवताओं को, गॉड ऑफ सी, गॉड ऑफ स्काई, और बताओ ऐसे ही बोला जाता था। ये 4-5 पॉइंट मैंने पढ़ा रखे, थ्योरी क्लासेस में जाइए, हिस्ट्री अच्छे से क्लियर होगी आपको। एक पॉइंट मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ से इन क्वेश्चंस को आराम से देख के क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, काफ मांसपेशी का नाम क्या है भैया? काफ मसल इज नेम ऑफ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लैविकल, गैस्ट्रोनीमियस, रेक्टस फीमोरस, स्टर्नोमैस्टॉइड। आपकी जो ये शिन बोन होती है ना, ये आपकी टांगे होती हैं, ऐसी तो होती टांगे हैं,
तो यहाँ पर आपकी कौन सी हड्डी होती है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। फिर यहाँ पर कौन सी बोन होती है? टीबिया। कौन सी? इसके पीछे एक पतली सी होती कौन सी? फिबुला, है ना, सपोर्ट के लिए जो जाती है। ठीक, तो ये जो मांसपेशी है, ये जो फूली रहती पीछे, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? काफ मसल बोलते हैं। अब इसका नाम क्या है साइंटिफिक? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं इसको? रेक्टस फेमोरिस कैसे हो जाएगा जी? 104। गैस्ट्रोनीमियस क्या बोलते हैं? पिंडली की जो आपकी मांसपेशियां होती क्या बोलते हैं? आंसर में आपका रेक्टोफेमोरिस दे रखा है, रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, अब आंसर बताओ इन दोनों में से क्या होगा? देखो क्लेविकल कहाँ होती है? आपके शोल्डर में होती भैया। कहाँ होती है? आपका ये पार्ट जो होता है गर्दन का, ये आपके शोल्डर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कॉलर बोन होती है, ये आपकी क्लेविकल होती है। ठीक है, स्टर्नोमेस्टॉइड कहाँ पर होती है? गैस्ट्रोनीमियस होना चाहिए आंसर, रेक्टस फेमोरिस थोड़ी होती है। ऑप्शन 2 बताइएगा कमेंट करके। मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस होना चाहिए। अगर रेक्टस फेमोरिस है तो आप करेक्ट करिएगा मेरे को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 105। चलो आगे एक क्वेश्चन। जूस देवता का संबंध, यानी जूस देवता के सम्मान में कौन से खेल मनाए जाते थे? ओलंपिक खेल, पाइथियन गेम्स, इस्थिमियन गेम्स या नीमियन गेम्स? चलो बताओ। गॉड जियोस इज रिलेटेड टू विच गेम? विच गेम? कौन से गेम से? ओलंपिक गेम्स। वेरी गुड, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 105 का क्या हो जाएगा सही जवाब? पहला। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? आगे देखो। लेवल 3 के क्वेश्चन है ये, फाइनल सिलेक्शन वाले। 106वां क्वेश्चन। वरिष्ठ खिलाड़ियों का प्रतिक्रिया समय किस प्रक्रिया द्वारा मापा जाता है? यानी जो रिएक्शन टाइम होता है उसको मेजर करने, कैसे मेजर किया जाता है? ठीक है, ग्रोनिंग रिएक्शन टाइम टेस्ट के द्वारा, SVT रिएक्शन टाइम टेस्ट के द्वारा, बटक रिएक्शन बोर्ड टेस्ट के द्वारा, या फिर रिएक्शन स्टिक टाइमर टेस्ट के द्वारा? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक सीनियर प्लेयर का आपको रिएक्शन टाइम मापना है, एक खिलाड़ी का, अच्छा बताओ रिएक्शन टाइम उसके लिए कम होने पे ज़्यादा फायदेमंद है कि ज़्यादा होने पे ज़्यादा फायदेमंद है? बताओ, एक खिलाड़ी के लिए रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर मुझे रेस दौड़नी है तो जो बंदूक चलाते हैं दौड़ने के लिए, या सेट वेट को बोलते हैं, या क्लैपर बजता है, तो जैसे ही बजा, अब बजने के और दौड़ने के बीच में आप जितना कम समय लेंगे, आपका स्टार्ट जितनी तेज होगा, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी रेस को जीतने के, है ना? जैसे मैंने बोला फटाक से स्टैंड अप, अब सोच रहे हो उठें कि ना उठें, तो रिएक्शन टाइम बढ़ गया। टीचर का गुस्सा क्या हुआ? बढ़ गया। टीचर ने बोला स्टैंड अप, फटाक से खड़े हो गए, जी सर, तो रिएक्शन टाइम कम हुआ ना। तो रिएक्शन टाइम कम होने पे क्या होता है? अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? 106वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्या होगा भैया? क्या होगा? ग्रोनिंगन रिएक्शन टाइम टेस्ट। कौन सा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ग्रोनिंगन रिएक्शन टाइम टेस्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? खिलाड़ियों की का जो प्रतिक्रिया समय होता है उसको मेजर करने का काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेसन प्लान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो बताओ, कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या होगा? एकत्रीकरण, मुख्य भाग, परिचय, मनोरंजक खेल, लीडअप गतिविधि, परिचय, एकत्रीकरण, मुख्य भाग, एकत्रीकरण, परिचय, मुख्य भाग, लीडअप गतिविधि, या एकत्रीकरण, परिचय, मुख्य भाग, मनोरंजक खेल? बताओ। अक्सर आपने बीपी और बीपीएड अगर आपने किया है तो आपने लेसन प्लान करवाया होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं? असेंबली करवाते हैं। क्या करवाते हैं? असेंबली, लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो एकत्रीकरण जहां होगा वो तो पहला होगा। तो एकत्रीकरण कहाँ कहाँ है? असेंबली कहाँ है?
एक इस पे भी है इस पे भी और इस पे भी, तो 2 वाला तो नहीं होगा। ठीक है, असेंबली के बाद क्या होता है? असेंबली के बाद क्या होता है भैया बताओ? असेंबली के बाद क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए असेंबली के बाद? अरे इंट्रोडक्शन ही तो होगा, पूछ परोछ होगी उन बच्चों के साथ। तो असेंबली के बाद इंट्रोडक्शन किस में है? इसमें और इसमें है, इसमें है नहीं। पहला वाला भी क्या हो गया? गलत। अब बचा तीसरा और चौथा, तो पहली असेंबली होगी, दूसरा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, फिर क्या कराएंगे? मेन पार्ट कराएंगे, ये भी सही है। फिर जो हमें गतिविधि करानी वो करानी, तो इसमें भी मेन पार्ट है, इसमें भी मेन पार्ट है। अब बच गया क्या? रिक्रेशनल गेम कराएंगे या लीड अप एक्टिविटी कराएंगे? मेन पार्ट के बाद जो आपने सिखाया है उसी की क्या कराएंगे? एक्टिविटी कराएंगे। फिर आखिरी में रिक्रेशनल गेम वगैरह होना है तो होना, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 108वें क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर जीडी सोंधी, महाराजा यदवेंद्र सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, पियरी डी कुबर्टिन। बताओ, एशियन गेम्स, हु इज द फादर ऑफ एशियन गेम्स? सोंधी, सोंधा, सोंधी, सोंधी हर्रे, ध्यान रखना, डॉक्टर जीडी सोंधी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पियरी डी कुबर्टिन किसके फादर थे? मॉडर्न ओलंपिक के। किसके? मॉडर्न ओलंपिक के। आधुनिक ओलंपिक का जनक अगर पूछता तो पियरी डी कुबर्टिन। राजकुमारी अमृत कौर क्या स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम थी ये। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 108 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चले, 109। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन बताओ, राष्ट्रीय खेल दिवस 2019, ठीक है, पर विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वॉक के दौरान कितने कदमों का आग्रह किया गया है? ठीक है, ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे 2019 हाउ मैनी स्टेप्स ड्यूरिंग वॉक हैज बीन अर्ज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर स्टूडेंट्स? कम से कम 5000 कदम, कम से कम 2000 कदम, कम से कम 10,000 कदम, या फिर कम से कम 1000 कदम। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 109, क्या होगा सही जवाब? कितने कदम? कम से कम 10,000 कदम तय किया गया है। कितना? 10,000 कदम। अब बताओ, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। वेरी गुड। किसके सम्मान में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी? वेरी गुड। किस खेल के? हॉकी। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पाकिस्तान का। भारत का भी बोला जाता है ना, बट कहीं रजिस्टर आधिकारिक रूप से कहीं लिखित तौर पे हॉकी को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, बट क्वेश्चन आ जाए उसमें भारत दे दिया तो आपको क्या करना? भारत पे टप से टिक लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1010। चलो बताओ, हाल ही में योग को, ध्यान से समझना, योग को एक खेल प्रतिनिधि के रूप में किस देश ने मान्यता दी है? खेल प्रतिनिधि के रूप में विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर योगा एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी? वह कौन सा देश है जिसने योगा को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया? सऊदी अरब, नेपाल, यूएसए या फिर इजराइल? चलो बताओ, किसने घोषित किया? बताओ। सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1011, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर दे बस। चलो, अब यहां पर कुछ थेरेपीज दे रखी हैं आपकी, उन थेरेपीज को हमें क्लियर करना, जैसे हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, इनका मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। चलो बताओ, जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी गर्म सेक होती है, पराध्वनि होती, भावरदार या शीत दाब? बताओ, हाइड्रोथेरेपी
क्या करेक्ट मैच होगा 111 का? हाइड्रोथेरेपी से क्या करते हैं हम? जल चिकित्सा कौन सा आएगा इसमें से? जल चिकित्सा कौन सी है? अभी सब पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है भैया? देखो, हॉट में हो नहीं रहा, अल्ट्रासाउंड में हो नहीं रहा, कोल्ड कंप्रेशन में हो नहीं, कहाँ हो रहा है? व्हर्लपूल बाथ में। तो तीसरा सही हो जाएगा भंवरदार स्नान। इसमें क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन चलती है ना, ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, पानी घूमता रहेगा आपकी चोट के आगे पीछे, तो क्या होगा, चोट जल्दी ठीक हो जाती है। शीत चिकित्सा यानी ठंडी चिकित्सा, सीधे सीधे है। शीत दाप यानी कि क्रायोथेरेपी, कोल्ड कंप्रेशन, बर्फ की सेकाई कर देते हैं उसमें। विद्युत चिकित्सा का मतलब आपका क्या हो गया बताओ? तीसरे का एन का क्या होगा इसमें? विद्युत चिकित्सा। इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या होता है? पराध्वनि क्या, और ताप चिकित्सा गर्म सेक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। अगला सवाल, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो बताओ। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में टूर्नामेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33 टीमों के सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के पहले राउंड में कुल कितनी बाई दी जाएगी? टोटल नंबर ऑफ बाइज विल बी इन फर्स्ट राउंड ऑफ 33 टीम्स ऑफ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। एलिमिनेशन टूर्नामेंट या सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 33 टीम खेल रही। कितनी? 33 टीम खेल रही, यानी नंबर ऑफ टीम कितनी है? 33, और उसमें पूछ रहा है कि पहले राउंड में कुल कितनी बाई देंगे। कितने राउंड में? पहले राउंड में। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब 112 का? 33। बाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n-1/2 या n/2? कितनी बाई दी जाएंगी बताओ? अगर हम 33 माइनस n-1 होगा, इसमें इवन हो गया ना, n-1 32, क्या होगा सही जवाब? सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट n-1। 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31। आपके आंसर में 31 दे रखा है, 31 कहाँ से हो जाएगा जी? क्या होता है फॉर्मूला बाई निकालने का? n-1। एक सेकेंड, n-1 2 to the 4 8। थर्टी 32 होना चाहिए। अच्छा, पहले राउंड में पूछा है ना? कौन से राउंड में? पहले राउंड का ही तो है ताऊ। चलो आपकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की क्लास लगाएंगे। फॉर्मूला मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, n-1 होता है या n-1/2 होता है? कमेंट करके बताइए क्या होता है। बहुत दिन से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ा नहीं मैंने, थोड़ा सा मिस हो रहा है। इन्हीं दोनों फार्मूले में से एक होगा। राउंड की संख्या निकालनी होती तो वो तो फिर आप n⁻² -1 कर देते, ठीक है, तो उतने राउंड हो जाते। चलो इसका आंसर देख लेंगे। 32 मेरे हिसाब से 32 होना चाहिए। बताइएगा कमेंट करके क्या होगा सही जवाब। बाकी इसका मैनेजमेंट की स्लाइड आपकी तैयार हो रही, जल्दी आ जाएगी, तो उसको अच्छे से पढ़ के आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। कमेंट में आप बताइएगा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से देखो भाई, जो चीज़ नहीं आ रही उसमें फालतू में गोच पोच नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट करो, नहीं ध्यान में आ रहा है, बात खत्म, ठीक है, भगवान तो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्राचीनतम दर्शन है? चलो बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन की सबसे पुरानी फिलॉसफी या
दर्शन शास्त्र या दर्शन की बात करें तो क्या है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या व्यवहारवाद। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा हुआ सवाल। 113वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? 113वें का सबसे पुराना क्या है? रियलिज्म है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, रियलिज्म नहीं, प्रकृतिवाद सबसे पुराना है। कौन सा? प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। कौन सा? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 आपसे क्या कह रहा है? गामक, ये गमक है, गामक अधिगम में पठार का संज्ञानात्मक कारण क्या होगा? यानी कि कॉग्निटिव रीजन ऑफ प्लेटो इन मोटर लर्निंग इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ओवरलोड, चेंज इन कोचिंग मेथड या फिर क्रोनिक इंजरी। चलिए बताइए 114वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर 1 एकाग्रता का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 115। चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों। ठीक है, हड्डियों का कौन सा समूह खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होता? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ग्रुप ऑफ बोन्स आर नॉट मूवेबल पोर्शन ऑफ स्कल। ठीक है, हमारी खोपड़ी का वो कौन सा पार्ट है जो मूवेबल नहीं होता, जो हिल डुल नहीं सकता है? ठीक है, बताओ। मैंडिबल, मैक्सिला, फ्रंटल बोन, मैंडिबल, फ्रंटल बोन, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबल, मैक्सिला या मैक्सिला, फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, मैंडिबल कहाँ होती है? ये हड्डी दिख रही है जबड़े की। अब पूछा कहाँ की है? स्कल की। तो यानी मैंडिबल वाली तो कहानी खत्म। किसमें किसमें मैंडिबल है? इसमें भी मैंडिबल है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी मैंडिबल है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी मैंडिबल है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होता है। मैक्सिला, फ्रंटल, जाइगोमेटिक। एक सेकेंड यार, खोपड़ी पूछा ना, केवल स्कल थोड़ी पूछा है। खोपड़ी में तो आपका पूरा ये हिस्सा आ जाता है ना। खोपड़ी में क्या होती? खोपड़ी मुंडी पूरी आ गई ना, आपका फ्रंटल बोन भी होगी, मैंडिबल भी आ जाएगी, स्कल भी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिबल नहीं, मैक्सिला नहीं होती शायद, आई थिंक। तो ठीक है, नहीं पूछा ना तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 115 का। 116, चलो बताओ क्या कह रहा है 116? संक्रामक रोग किन 3 कारकों का परिणाम होता है? निमित्त कारक, संवाहक और पर्यावरण, धूम्रपान और आहार, मदिरा। ठीक है, आयु, लिंग और जातीय समूह, गर्भावस्था, यौवना प्रारंभ या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 116 का, कम्युनिकेबल डिजीजेस इज द रिजल्ट ऑफ विच 3 फैक्टर्स? कौन से 3 फैक्टर हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के? कैजुएटिव एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। 116 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैजुएटिव एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। आपका पर्यावरण कैसा है और जो वातावरण में जो एजेंट घूम रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, मक्खी, मच्छर, ठीक है, तो इनके द्वारा फैलता है आपका संक्रामक रोग। ठीक है, 116वां क्वेश्चन का 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। स्पीड प्ले प्रतिनिधित्व करता है किसका? स्पीड प्ले इज अ पार्ट ऑफ फॉर्टलेग ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग। चलो बताओ, कई बार पढ़ा रखा है मैंने। 117वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? स्पीड प्ले, गति के साथ खेलना, किसमें होता है? फॉर्टलेग ट्रेनिंग में। ओके, कमेंट करके बताइएगा फॉर्टलेग ट्रेनिंग, हु इज द फादर ऑफ फॉर्टलेग ट्रेनिंग? क्वेश्चन नंबर 118, एक सामान्य श्वास में अंतः या बाह्य श्वसन में परिवहित होने वाली प्राणवायु की मात्रा को क्या कहते हैं?
द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन नॉर्मल ब्रीथ। एक नॉर्मल सांस हम लेते हैं, अंदर ली और बाहर छोड़ी, उसमें जो ये प्रोसेस हुई उसमें कितनी मात्रा जो मात्रा में ऑक्सीजन ली गई और छोड़ी गई उसको क्या बोला जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है, मिनट वॉल्यूम बोला जाता है, परफ्यूजन ऑफ लंग्स बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118, विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्या बोलते हैं? जब हम एक नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं साथियों? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 का कह रहा है, 119 कह रहा है अग्निसार यानी कि अग्निसार क्रिया का प्रत्यक्ष रूपेण किस नियमन में सहयोगी है? अग्निसार क्रिया डायरेक्टली हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ उदर क्षेत्र में, मस्तिष्क के क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र में या फिर फुफ्फुसी क्षेत्र में। प्राणायाम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट आंसर 119 का? 119 का ये आपके एब्डोमिनल रीजन पे हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करने पे। आपका जो पेट वाला क्षेत्र होता है, उदरी क्षेत्र होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है, उसको क्या करता है? कुल मिला के जो पेट में कभी कभी खूब जलन वगैरह होती है ना, उसके लिए क्रिया कराई जाती प्राणायाम में। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? इसीलिए इसका नाम क्या है? अग्निसार है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन 120, आइजेनिक व्यक्तित्व सूची मापते हैं क्या? आइजेंक पर्सनैलिटी स्केल मेजर्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको नापते हैं? जो आइजेंक पर्सनैलिटी स्केल होती है वो आपकी इंट्रोवर्ट होती। क्या होती है? अंतर्मुखी सूची को क्या करती है? मापने का काम करती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपका, किससे? आपके हार्ट से रिलेटेड। इंफीरियर वेना कावा रक्त विसर्जित करती है। ठीक है, 2 वेना कावास बताई थी। आपका हार्ट का चैम्बर है, ठीक है, ये आपकी शरीर है, तो शरीर के निचले हिस्से से लेके जाती है और एक शरीर के ऊपरी हिस्से से, जो ऊपरी से लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। जो निचले हिस्से से शरीर के ब्लड को लेके जाती है वो क्या कहलाती है? इंफीरियर वेना कावा। तो पूछा क्या है? कहाँ छोड़ती है? तो ये कौन सा पार्ट है? राइट आर्ट्रियम। कहाँ छोड़ेगी? राइट आर्ट्रियम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और ये वेना कावास कैसा रक्त लेके चलती हैं? शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से कैसा ब्लड कलेक्ट करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं। क्या कलेक्ट करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त भैया। कैसा रक्त भैया? अशुद्ध रक्त भैया, है ना। चलो, सो के नहीं आई क्या काजल? है क्वेश्चन पे ध्यान। अगला सवाल 122, ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर कब स्थापित किया गया? ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया गया? 1975 मई में, 1896 अप्रैल में, 2016 अगस्त में या सितंबर 1920 में? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ? कब इस्टेब्लिश हुआ भैया? मई 1975 में। कब? मई 1975 में। ठीक है, अगला सवाल 50 करोड़ के लिए 123वां क्वेश्चन, खेल कूद में लगी चोटों के पुनर्स्थापन में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज डन बाय यूजिंग फिजियोथेरेपी से, करेक्टिव एक्सरसाइज से, क्रायोथेरेपी से, हाइड्रोथेरेपी से? बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जब भी हमें रिहैबिलिटेशन स्थापित करना है, पुनर्विस्थापन स्थापित करना है, तो हम सुधारात्मक व्यायाम कराएंगे, करेक्टिव एक्सरसाइजेस कराएंगे, हमेशा ध्यान में रखना है। अगला सवाल 124, निम्न में से कौन सी क्रिया ऊष्मीकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्म अप? जब हम वार्म अप करते हैं तो उसके लिए इनमें से कौन सी जो क्रिया है वो क्या करती है?
गर्म करने का काम करती है शरीर को, ऑयल मसाज से, तेल से मालिश कर दें। फिर कैलिस्थेनिक्स से, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कैसे बताऊं, जैसे पीटी ऊटी हो गई है ना, 1 2 3 4, ठीक, इस टाइप की। फिर टीएनएस से, टीईएनएस या रूसी डायथर्मी, रशियन डायथर्मी। कौन सी डायथर्मी? रशियन डायथर्मी। कहाँ है हंस रहा है? 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। क्या होगा? रशियन डायथर्मी। क्या होगा? रशियन डायथर्मी। दिमाग वहीं जाएगा तो रशियन डायथर्मी। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज से हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर, सुबह सुबह बॉडी वार्म अप होती है। पीटी क्यों कराई जाती? ताकि आपका शरीर के जॉइंट क्या हो जाएं, गर्म हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, मूवमेंट हो सके, ताकि आप दिन भर फिर आराम से पूरी एक्टिविटी अपनी पढ़ाई लिखाई की, खेलकूद की करते रह सको। कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। विश्व के टॉप रैंक खिलाड़ी चेन लॉन्ग तथा मा लॉन्ग क्या खेलते हैं? अब नाम से पता चल रहा चाइना है, जापान ओपान के होंगे, ठीक है। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, टेनिस और टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलते हैं, या बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक खेलते हैं? बताओ 125वें का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? चाइना के होंगे तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आंग शोंग शोंग हैं, कैसे बोलते हैं चाइनीज? ऐसा क्या? अच्छा बताओ, हु इज द फादर ऑफ बास्केटबॉल? बताओ आराधना, आप भी बताइए कमेंट करके, हु इज द फादर ऑफ बास्केटबॉल? डॉक्टर जेम्स ने स्मिथ। क्यों खटर पटर कर रहे हो जी? हो गया? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल 126। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, चाहे केवी एनवीएस सब में ये सवाल पूछा हुआ है, एस्टेट में भी आ गया। खेलों में डायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है। डायरेटिक्स इन स्पोर्ट्स यूजेस फॉर, एक चीज ध्यान से याद कर लो, डायरेटिक्स का मतलब होता है एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर आपकी बॉडी का पूरा पानी, ज्यादा मात्रा में पानी को कहाँ निकाल दिया जाए? बाथरूम के जरिए उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा कौन से खिलाड़ी करते हैं? रेसलिंग वाले, जिसमें वेट कैटेगरी होती है, जिसमें क्या होती है? भार से होता है। जैसे कुश्ती में भार पे लड़ते हैं ना, 50 किलो वाला अलग वजन 50 किलो से लड़ेगा, 100 किलो वाला 100 किलो से लड़ेगा। बॉक्सिंग में भी होता है, खो खो में भी होता है वेट, ठीक है, कबड्डी में भी वेट होता है, ठीक है। तो पानी जब निकल जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगी? तो कम वेट कैटेगरी में घुस जाता है वो, फिर बाद में वजन बढ़ा लेता है अपना, फिर लड़के क्या कर देता है? हरा देता है। तो बताओ, पेशी शक्ति बल को बढ़ाने के लिए, पेशी तनाव स्तर को कम करने के लिए, रक्त परिसंचरण में स्थिरता लाने के लिए, शरीर के वजन को कम करने के लिए, क्या करने के लिए? शरीर के वजन को कम करने के लिए डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। दवाई आती है, उसको खा लिया, सारा पानी बाहर, ठीक है। बट हालांकि ये लीगल है, ये डोपिंग में नहीं आता, लेकिन इससे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान, खिलाड़ी के, एक एथलीट के शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ओके, अगला सवाल, चलो बताओ, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1926, 1927, 1952, 1983। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की स्थापना कब हुई थी? जब भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था? 1928 में। किस में? हॉकी में। उससे एक साल पहले IOA का गठन हो गया था 1927 में। क्लियर इतनी चीज? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन 128वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिश्रमी व्यायाम करते समय थकान की उपस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइजेज द मेजर रीजन फॉर द ऑनसेट फटीग। जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो थकान का कारण क्या होता है? कई बार पढ़ा है, ग्लाइकोजन डेप्लीशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डेप्थ, या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन।
हमारे शरीर में जब क्या बनने लगता है, थकान आ जाती है, बताओ। जब किसकी उत्पत्ति होने लग जाती है, लैक्टिक एसिड की। तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो आपको थकान की अनुभूति होने लग जाती है। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है, यूपी टीजीटी में तो कई बार पूछा हुआ, बाकी एस्टेट में तो आ ही रखा है। पिकनिक शरीर की एक प्रकार जिसके द्वारा वर्गीकृत किया गया, पाइकनिक बोलेंगे इसको। पाइकनिक इज वन ऑफ द बॉडी टाइप्स इज क्लासिफाइड। पाइकनिक की जो बॉडी टाइप से किसने क्लासिफाइड की, शेल्डन ने, क्रैशमर ने, बूचर ने या फिर थॉर्नडाइक ने। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 129 का हुई, क्रैशमर ने। किसने डिवाइड किया था पाइकनिक को, क्रैशमर ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं, आपकी खेल संस्थाओं की फेडरेशंस दे रखी हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब उनको मैच करना है। चलो बताओ, AIFF, फिना, TTFI। अच्छा, ये भी TTFI बताता है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस है कहीं, तो C का क्या हो जाएगा, दूसरा। फिना, फिना हमेशा ध्यान रखिएगा तैराकी से रिलेटेड है। किससे, अगर फिला आ जाए तो कुश्ती से, फिना आ जाए तो स्विमिंग से। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, एक फिला होता है और एक फिना होता है। तो फिना आ जाए तो क्या होगा, फेना हमेशा कहाँ आता है, पानी में, फेना कहाँ निकलता है। तो इससे याद रखने में क्या होगी, फिना, फेना। जब आप पाउडर डालते हैं कपड़े धुलने तो फेना फेंकता है ना बाहर, तो वैसे फिना, फेना याद रखना स्विमिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब तीसरे का दूसरा और दूसरे का बी का तीसरा किस में दे रखा है, बी का तीसरा इसमें है और सी का दूसरा इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। देखो, चलो अब HI किसका है, हॉकी इंडिया। क्या, हॉकी इंडिया। तो डी का पहला किसमें है, डी का पहला सिर्फ इसमें। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बच गया भैया कौन सा, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। कंकाल की मांसपेशियों की पूलिका किससे कवर होती, पूलिका क्या होती भाई, फेसिकल्स। जो फेसिकल्स होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स की, वो किससे कवर होती हैं, एंडोमाइसियम से, एपीमाइसियम से, पेरीमाइसियम से, एंडो एपीमाइसियम से। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 131वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किससे कवर्ड होती हैं, पेरीमाइसियम से। किससे, पेरीमाइसियम से। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसकी जो फेसिकल्स होती हैं वो किससे कवर्ड होती हैं भैया, पेरीमाइसियम से होती। किससे, अब देखो एंडो एपी ना, पेरीमाइसियम से ही होंगी। ठीक है, आगे बढ़े। 132वां क्वेश्चन, परीक्षण का मापदंड निर्धारित नहीं करता है क्या, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट डज नॉट डिपेंड, सह संबंध, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीयता, वैधता। जो टेस्ट होता है, जैसे आप टेस्ट देते हो ना नॉर्मल एग्जाम के, वो क्या चीज़ें नहीं निर्धारित करता, कोरिलेशन, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या वैलिडिटी। बताओ 132वें का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, टेस्ट का सह संबंध से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। 133वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में वर्तमान भारतीय सक्रिय सदस्यों का सही जोड़े को सुमेलित करना है। चलो ठीक है, कौन कौन जो भारत के सक्रिय सदस्य हैं, किसमें, IOC में सदस्य हैं, किरण रिजिजू, नीता अंबानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, डॉक्टर नरेंद्र सिंह बत्रा। अब आंसर है आपके सामने। ठीक है, L और M यानी किरण रिजिजू या नीता अंबानी, M और O यानी नीता अंबानी और डॉक्टर टी बत्रा, N और O राजवर्धन सिंह राठौर या नरेंद्र बत्रा, या M और N नीता अंबानी, राजवर्धन सिंह राठौर। चलो बताओ, नीता अंबानी तो होंगी, एक बता दे रहा हूँ, अब मैच कराओ दूसरा कौन है इसके साथ का। 133 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
नीता अंबानी और है डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। एम और नहीं, एक सेकेंड, एम और ओ। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देख लो, खिचड़ी बहुत ज़्यादा पक गई। एम और ओ, ठीक है, यानी नीता अंबानी और डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ये सक्रिय क्या हैं, आईओसी के सदस्य हैं भारत की तरफ से, ठीक है। नीता अंबानी किसकी बीवी है, मुकेश अंबानी की, भारत का सबसे अमीर आदमी, इसकी बीवी है दुल्हन। जियो फोन यूज करते हो ना, इस कंपनी की मालिक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, क्या करना है भैया इसमें, वही करना है, क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। थ्योरीज दे रखी हैं आपकी कुछ स्पोर्ट्स की, उनको किसने इन्वेंट किया वो आपको बताना है। खेल का आंतरिक ऊर्जा का सिद्धांत किसने डिस्कवर किया था भैया, 134वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने डिस्कवर किया था, बताओ, शिलर ने, ठीक है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो थी किसने की थी, शिलर एंड स्पेंसर ने। तो पहले एल का पहला ही मैच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला किसमें है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। और बढ़ो, खेल का भेदक सिद्धांत कैथार्टिक थ्योरी ऑफ प्ले किसने की थी, तो किसने की थी भैया, फ्रायड ने की थी। किसने की थी, तो चौथा किसके साथ है, केवल इसके साथ है, यहाँ है नहीं, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एन का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। खेल का शैक्षिक गतिशीलता का सिद्धांत लेविन ने किया, खेल का संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से सवाल आपका जरूरी नहीं है ऐसे पूछ ले, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अगले सवाल पे 135 पढ़ो सवाल फटाफट। 135वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन 2022 में 29वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। यहाँ राज्य में होगा की जगह क्या कर लेना, हुआ। बताओ 2022 में कौन से नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ था, 39वें नंबर का। कहां पर हुआ था, गोवा में, झारखंड में, उत्तराखंड में, मेघालय में। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, कहां हुआ था, नोट कर लेना इसको, कहां हुआ भैया, मेघालय। कहां हुआ था, मेघालय में हुआ था 2022 का। 136वां क्वेश्चन, बालक वर्ग के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण बेंच की ऊंचाई, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलो बताओ कितनी, 15 इंच होती, 20 इंच, 25 इंच, 30 इंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 इंच कितनी होती भैया, 20 इंच ही होती। कितनी होती है, 20 इंच, ओके। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो बताओ, यदि एक तंत्रिका रेशा जो हमारा नर्व फाइबर या नर्वस का एक फाइबर सभी पेशियों रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या। इफ एन इंडिविजुअल नर्व फाइबर प्लस ऑल मसल फाइबर्स आर इनरवेट्स नर्व देन इट इज कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलेंगे, मोटर यूनिट बोलेंगे, मोटर एंडेप्लेट बोलेंगे, या फिर रेसिप्रोकल इनर्वेशन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताओ क्या बोलेंगे। 137 विच वन इज द करेक्ट आंसर, मोटर यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोटर यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोटर यूनिट बोलेंगे। आगे बढ़े, अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल 138, चलो बताओ, खेलों में लिम्बरिंग डाउन करने का आशय क्या। लिम्बरिंग डाउन क्या होता है भैया, बताओ, वही पूछा है। शॉर्ट स्प्रिंट, वॉल क्लाइंबिंग, रिलैक्सिंग, वार्मिंग अप, बताओ लिम्बरिंग डाउन मतलब क्या होता है। जब आप बहुत खेल लिए एकदम खेल के एकदम चूर हो गए तो तुरंत आराम नहीं करना चाहिए, फिर क्या करनी चाहिए, लिम्बरिंग डाउन करना चाहिए। रिलैक्स एक्सरसाइज करेंगे हम, स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथ पैर को खूब खोलेंगे, थोड़ी थोड़ी जॉगिंग भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल, ये सब क्या हो जाए,
नॉर्मल पोजीशन पे आ जा, रिलैक्सिंग व्यायाम करेंगे, ठीक है, लिम्बरिंग डाउन में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 139वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 139वां, देखो क्या कह रहा है। जब मांसपेशी एक स्थिर गति पर एक पूर्ण प्रसार क्षमता से विविध प्रतिरोध पर संकुचन करती तो उसे क्या कहते हैं? दैट मीन्स व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एट कांस्टेंट स्पीड, मसल आपकी कैसे सिकुड़ रही है? एक कांस्टेंट, एक बराबर स्पीड में, ओवरऑल फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड, बताओ, आइसोटोनिक संकुचन, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या फिर कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन? बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन में आएगी। किसमें? आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, पढ़ा रखा है इनको अच्छे से, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, थ्योरी क्लास में जाएंगे, सारा मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग को कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन, फुफ्फुसी श्वसन, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर या पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, जो आपकी सेल्स जो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती ताकि एनर्जी निकल सके बाहर, उसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? अरे सेल यूज़ कर रही हैं तो काहे, तो क्या रेस्पिरेशन होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहलाएगा। नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ें फटाफट। 141, मस्तिष्क और शरीर के मध्य प्रतिवर्ती क्रिया और संचार के लिए क्या उत्तरदायी अंग कौन सा है? द रेस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। आपकी ब्रेन और बॉडी के बीच में जो सामंजस्य, तालमेल स्थापित हो रहा है। ब्रेन ने बोला हैंड्स अप, हाथ उठा दिया, ब्रेन ने बोला जय हिंद, हमने जय हिंद कर दिया। तो ये बॉडी और ब्रेन के बीच में जो तालमेल हो रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है? स्किन, स्पाइनल कॉर्ड, आईज या ईयर्स? बताओ। अभी रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। मैं तो एक एग्जांपल, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब मैंने तुम्हारी आंख के पास ऐसे किया, देखो तुम्हारी आंख क्या हुई? झपक गई। तो एक रिफ्लेक्स, मैंने मारा भी नहीं लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन, बॉडी ने क्या क्या रिएक्ट, फटाक से आंख बंद हो गई। तो रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? 141 का आइस है। अरे आंखें झपक गई तो इसका मतलब आईज ही थोड़ी होगा। ये रिफ्लेक्स एक्शन किसकी बदौलत होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में जो मेन एक पुल है ना, वो पुल कौन है? जहां से सारा मैसेज से सब जाता है, वो कौन है? हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन की कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटी होगी वो हमेशा किससे होगी? आपकी मेरू रज से होगी, है ना। वो देख, अभी तो जान गई, तो आँख खुली हुई है उसकी, है। आगे बढ़े। प्रक्षेप मार्ग का मार्ग क्या कहलाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कई बार पूछा हुआ सवाल है। बताओ, फोर्स, मोशन, फ्रिक्शन, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का जो प्रक्षेप होगा वो क्या कहलाएगा भाई साहब? क्या कहलाएगा? पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। परवलय। कैसा होता है पैराबोला? कुछ ऐसा होता है क्या? अगला सवाल, अष्टांग योग में यम को निरूपित करने वाले लक्षणों का सही संयोजन चयन करना एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अहिंसा और अस्ति, यानी कि यम का रिलेट कर रहा हो, जो यम का मतलब बता रहा हो। तप और स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच और संतोष। चलो बताओ, ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं, इनमें से सही जोड़ा बनाना है। बनाओ। 143वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? अहिंसा और अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है, एल और एन। ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल 144 क्या कह रहा है? जब एक खिलाड़ी एक ही समय पर कई प्रकार के स्टेरॉइड का उपयोग कर लेता तो क्या कहलाता है? स्टेरॉइड मतलब क्या होता है पता है? अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम अलग से दवाई, पाउडर खिला देते हैं ना, बहुत से लोग, दवाई में भी आता है, पाउडर में आता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो जब अलग अलग प्रकार की स्टेरॉइड को यूज़ कर ले तो वो क्या कहलाएगी? साइक्लिंग कहलाएगी, स्टैकिंग कहलाएगी,
पिरामिडिंग कहलाएगी, मिश्रण। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सवाल 144 का जवाब, क्या कहलाएगी? साइकिलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एक के बाद एक, जैसे पेडल मारते रहते हैं ना, एक स्टेरॉइड खाया फिर दूसरा खाया फिर तीसरा खाया फिर चौथा खाया, ठीक है, साइकिलिंग कहलाएगी। ओके, स्टेरॉइड बहुत नुकसानदेह चीज होती है। 145 प्रशिक्षण के नकारात्मक स्थानांतरण को और क्या कहते हैं? जो ट्रेनिंग का नेगेटिव ट्रांसफर होता है उसको और क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, बाईलैटरल ट्रांसफर या हैबिट इंटरफेरेंस। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 145वें का सही आंसर क्या होगा? द्विपक्षीय स्थानांतरण भी कहा जाता है इसको, बाईलैटरल ट्रांसफर भी हम कहते हैं। किसको? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग को। ओके, द्विपक्षीय। आगे अगला सवाल, त्वचा का घाव। अब इसमें से त्वचा का कौन सा घाव है? वुंड या वाउंड ऑफ स्किन इज घर्षण, नील, विदारण, विभंजन, अब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, लैक्रेशन, फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर तो हड्डी का है, अब बताओ एब्रेजन मतलब क्या होता है? त्वचा में क्या लगती है? रगड़। तो त्वचा का घाव कौन सा होगा? स्किन छिल जाती है ना हमारी। विदारण, लैक्रेशन, लैक्रेशन होगा एब्रेजन में। त्वचा के साथ और भी नुकसान कर देता है अंदर, बट लैक्रेशन में आपकी केवल स्किन क्या होती है? छिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आपका, यानी तीसरा, सॉरी वही तो मैं बोल रहा था, कहां से गड़बड़ हो रहा है यार। तो त्वचा में क्या होता है? 146 विदारण ही होगा, लैक्रेशन क्या होगा? घर्षण भी तो हो सकता है, एब्रेजन, लैक्रेशन भी होगा, एब्रेजन भी होगा। चलो कंफ्यूजन है, हो सकता है इसका आंसर आयोग ने चेंज किया हो बाद में। मेरे हिसाब से एब्रेजन होना चाहिए, आप बताइए आपके हिसाब से लैक्रेशन होगा या एब्रेजन होगा? ठीक है, मेरे हिसाब से तो घर्षण होगा त्वचा की। ना 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 ना, केवल त्वचा की जो चोट होगी वो लैक्रेशन कहलाएगी। अब्रेजन में क्या होता है? छिलने के साथ साथ आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी नर्व्स होती है ना यहाँ पे हरी हरी, जब वो ज़्यादा छिल जाती है तो ब्लड आने लगता है। ब्लड कहाँ से आएगा? जब नस में छेद होगा तभी तो आएगा वो नर्व्स में। तो त्वचा के साथ हमारी अंदर की उनको भी नुकसान पहुँचता है अब्रेजन में। ठीक है, तो लैक्रेशन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तीसरा। चलो अगला सवाल 147। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीढ़ के पार्श्विक वक्र को किससे मापा? लैटरल डेविएशन इन स्पाइन मेजर्ड थ्रू वर्टिब्रोग्राफ द्वारा, स्कोलियोमीटर या इंफ्रास्कोलियो या फिर गोनियो स्पाइन। क्या होगा सही जवाब? 147 स्कोलियोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? स्कोलियोमीटर द्वारा। ओके, पार्श्विक वक्र, पीछे से ठोई से निकल आता कुबड़, देखा ना वो रामायण में कौन रहती है भड़काने वाली? मंदोदरी। मंदोदरी तो रावण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था यार, जो कैकेयी को भड़का देती है, पता नहीं, छोड़ो। कुबड़ में क्या होता है? ये आपका नॉर्मल पीठ है, ऐसे इसमें कुबड़ निकल आता है, देखा ना, ऐसे हो जाते कुबड़ निकल आता है पीछे। काइफोसिस में स्कोलियोमीटर के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगला 148, बस आखिरी 2 सवाल। चलो बताओ, प्रोकैरियोटिक जीव जो टीबी, प्लेग और हैजा का कारण बनते हैं वो क्या है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। चलो बताओ, प्लेग, कॉलरा, टीबी, इन सब का कारण किससे होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगाई। क्या होगा सही जवाब? ये सब किसके द्वारा फैलते हैं बेटा? जीवाणुओं के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, अगला आज का सेकंड लास्ट सवाल क्या कह रहा है? पहले मेजबान से शुरू होने वाली कालानुक्रमिक क्रम में यूथ ओलंपिक खेलों के मेजबान का सही विकल्प चयन करें। एक इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, फर्स्ट होस्टेड सेलेक्ट राइट ऑप्शन होस्ट यूथ ओलंपिक गेम्स जो हुए थे पहले से लेकर फिर उसके आगे बढ़ना है, कौन कौन सा बाद में, पहले कहाँ का हुआ ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से। चलो बताओ, 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले सबसे पहले कहाँ हुए थे?
सिंगापुर में, सिंगापुर कहीं और दिया नहीं, खत्म। उसके बाद कहाँ हुए, नानजिंग में, फिर कहाँ हुए, ब्यूनस, फिर कहाँ हुए, आरियस डकार। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का। चलो आज का आखिरी सवाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेज गेंदबाजों के लिए एक्रोमियन गर्डल की चोट लगती है कहां पर? एक्रोमियन गर्डल की जो चोट होती है वो कहां पर लगती है? एक्रोमियन गर्डल जो होता है एल्बो ज्वाइंट में, रिस्ट ज्वाइंट में, हिप ज्वाइंट में, शोल्डर ज्वाइंट में, बताओ कहां लगती है? उनकी शोल्डर की ज्वाइंट में लगती है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि आपकी एचटेट 2020 का लेवल 3 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 91 से लेके 50 क्वेश्चन, हमने लगभग 60 क्वेश्चन क्लियर किए। और ये लगभग ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, या दिए हुए QR कोड को स्कैन करके आप हमें सहयोग राशि भेज सकते हैं, क्योंकि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो जुड़े नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम फ्री में जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।